जंगल की कर्ण पिशाचनी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम शर्मा और आप सुन रहे हैं एसआर हॉरर पॉडकास्ट। हमारी आज की कहानी हमें भेजी है अजय दीक्षित ने, जो एक साइंटिस्ट हैं। और उस समय जब ये घटना उनके साथ हुई थी तो अजय दीक्षित बंगाल की खाड़ी के मैंग्रोव नामक घने जंगल में सरकार की तरफ से पेड़ पौधों पर रिसर्च कर रहे थे। ये साल 2001 की घटना है। तो आगे की कहानी हम सुनते हैं अजय दीक्षित की ही जुबानी। मेरा नाम अजय दीक्षित है और ये साल 2001 की घटना है। मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मेरा काम पेड़ पौधों पर रिसर्च करना था कि किस पेड़ से या किस पौधे से किस तरह की दवाई बनाई जा सकती है और वो जड़ी बूटी किस काम आती है। वैसे तो हर बार मैं मैंग्रोव के जंगल के सिर्फ बाहरी छोर पर ही रिसर्च किया करता था, लेकिन सरकार की तरफ से ऑर्डर्स आ रखे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा नई नई किस्म के पौधों की प्रजातियों का पता लगाऊं और मानव हित में उनका कैसे उपयोग होता है इसका भी पता लगाऊं। मैंने मैंग्रोव जंगल में रहने वाले गांव वालों से काफ़ी पूछताछ भी की और पूछताछ करने पर पता चला कि बहुत सी पेड़ पौधों की प्रजातियां जंगल के बीचों बीच मिल सकती हैं, लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं। आसपास के सभी गांव वालों से पूछने पे पता चला कि पुराने ज़माने में एक अघोरी साधु ने अपनी सिद्धियों को पूरा करने के लिए जंगल के बीचों बीच एक कुंवारी कन्या की बलि चढ़ा दी थी, ताकि वो कुंवारी कन्या मरकर कर्ण पिशाचिनी बन जाए और उसके बुरे इरादों को पूरा करे। काफ़ी लोगों ने मुझे यही कहा कि आज भी जंगल के बीचों बीच उस अघोरी साधु और उसके द्वारा बलि चढ़ाई गई उस कुंवारी कन्या की आत्मा भटकती है। मैंने गांव वालों से यही कहा कि ये सब आप लोगों का भ्रम भी हो सकता है। तो वो गांव वाले बस यही कहते कि साहब, ये दंत कथा तो हमारे बाप दादाओं के ज़माने से चली आ रही हैं और वो अघोरी साधु और कर्ण पिशाचिनी बनी उस लड़की की आत्मा कहीं उनके गांव पर कोई विपत्ति न ला दे, इसके लिए वो लोग हर साल 20 बकरों की बलि चढ़ा देते थे। गांव वालों के अनुसार वो दिन एक हफ्ते बाद ही आने वाला था। मैंने सोच लिया था कि जिस दिन भी बकरों की बलि दी जाएगी उसी दिन चुपके से मैं उसी खुले रास्ते से जंगल के अंदर घुस जाऊंगा और इस तरह से गांव वालों का भी भ्रम दूर हो जाएगा, क्योंकि शायद इसी वजह से गांव वालों ने जंगल के बीच में जाने का रास्ता कांटों की झाड़ लगाकर बंद कर रखा था और एक बोर्ड भी लगा रखा था जिस पर लिखा था, जंगल के अंदर जाना मना है। अब वो दिन आ ही गया था जब गांव वालों ने वो रास्ता खोला जो कि कांटों भरी झाड़ियों से बंद था और गांव वालों ने 20 बकरे उस रास्ते के मुहाने पर खड़े कर दिए। फिर गांव वालों ने उस रास्ते की पूजा अर्चना की, ढोल नगाड़े बजाए ताकि वो दोनों अतृप्त आत्माएं शांत रहें और एक जलती हुई बड़ी सी मशाल उस रास्ते के मुहाने पर रखकर सब वापस अपने अपने घर चले गए और वो मशाल जलती हुई छोड़ गए। मैंने सोचा कि यही सही मौका है। गांव वाले जा चुके हैं, उनमें से कहीं कोई वापस ना आ जाए, उससे पहले ही मैं इस रास्ते से अंदर घुस जाता हूँ। अब पता नहीं उस वक्त मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। मैंने कुछ सोचा नहीं कि आगे क्या होगा, अंदर जाना ठीक है या नहीं। बस एक धुन सवार थी कि आज जंगल के बीचों बीच जाकर देखना है कि क्या है वहाँ पर, कुछ है भी या ये गांव वाले सिर्फ फेंकते हैं। मैं जंगल के उस रास्ते से अंदर घुस गया और चलता रहा। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था वैसे वैसे जंगल घना होता जा रहा था, लेकिन मुझे ये पता नहीं चल पा रहा था कि जंगल के बीच का एरिया कहाँ है। तभी मेरे दिमाग में एक बात कौंधी कि एक बार जब एक गांव वाले से मेरी इस जंगल को लेकर बात चल रही थी तो उसने बताया था कि जंगल के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का विशाल पेड़ है
उसी पेड़ के पास वो अघोरी साधु अपनी तांत्रिक पूजा किया करता था और उसने बलि भी वहीं चढ़ाई थी। मैं जंगल में चलता जा रहा था, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, कौन सा रास्ता पकड़ूँ। फिर सोचा कि सीधा चलता रहता हूँ, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाऊँगा। मुझे चलते चलते काफ़ी देर हो चुकी थी, प्यास लग रही थी, तो सोचा कि रुक कर थोड़ा आराम कर लेता हूँ और पानी पी लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। वैसे भी मैं जंगल में काफ़ी अंदर तक आ पहुँचा था। कुछ दूर चला ही था कि मेरे कानों में किसी के रोने और बिलखने के धीमे स्वर सुनाई देने लगे। वो आवाज़ इतनी धीमी थी कि बहुत कम सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। जंगल में चारों ओर घोर अंधेरा था, लेकिन मेरे पास टॉर्च थी। मैं उस रोने वाली आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा और सोचा कि क्या पता कोई हो जंगल में जो मुझे आगे का रास्ता बता सके, या ये भी मेरा कोई वहम था। मैं अब उस आवाज़ के काफ़ी नज़दीक था। अब वो आवाज़ काफ़ी तेज़ हो चुकी थी और मेरे दिल की धड़कनें भी तेज़ हो रही थी। वो एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसका तना काफ़ी मोटा था। जैसे ही मैं उस पेड़ के नज़दीक दूसरे छोर पर पहुंचा, तो देखा वहाँ कोई नहीं था। तो फिर किसके रोने की आवाज़ आ रही थी, या फिर जंगल में पेड़ों के पत्तों के टकराने से रोने की आवाज़ का भ्रम था। मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। तभी मेरा ध्यान टॉर्च की रोशनी पर पड़ा, तो देखा कि ठीक मेरे पीछे एक परछाई खड़ी है। वो किसी लड़की की परछाई थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके हाथों की उंगलियां पतली पतली और लंबी थी और उंगलियों के नाखून लंबे लंबे थे। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कि ये मेरा वहम होगा शायद। मैंने सोचा कि यहाँ से वापस जाना ही ठीक होगा, यहाँ कुछ अच्छा नहीं है। मैं जब वापस जाने लगा तो देखा जंगल इतना घना था कि कहीं रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी मैं जिस दिशा से आया था उसी दिशा में वापस जाने लगा। अब कोई भी रास्ता वैसा नहीं लग रहा था जैसे आते वक्त लग रहा था। मेरे कदमों के साथ किसी और के कदमों की आवाज़ भी आ रही थी। मैं थोड़ा रुका और फिर पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। और जब आगे जाने के लिए मुड़ा तो अंधेरे में मैंने दो लाल सुर्ख आंखें देखी जो मुझे घूरे जा रही थी। उन आंखों को देखकर मैं दूसरी दिशा में भागने लगा। थोड़ी ही दूर भागा था कि मैं ठोकर खाकर गिर पड़ा। टॉर्च छूटकर थोड़ी दूर जा गिरी और गिरने की वजह से बंद हो गई। तो मैं अंधेरे में ही टॉर्च को ढूंढने लगा। तो ढूंढते ढूंढते मेरे हाथ किसी के पैरों को छूते हुए टॉर्च तक पहुंचे। मैंने झट से टॉर्च को ऑन किया और जहां वो पैर था उसी दिशा में मैंने टॉर्च की रोशनी की, तो देखा एक सड़ा गला आदमी खड़ा था। उसके शरीर का मांस सड़ चुका था और पेट की हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही थीं। उसके हाथ की कलाइयों पर रुद्राक्ष की माला थी। तभी पता नहीं क्या हुआ, वो आदमी या शैतान जो भी था वो मेरे पीछे कुछ देखकर अजीब सी आवाज़ में चिल्लाता हुआ भाग गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होशो हवास उड़ गए। सामने वही काली परछाई थी जिसका आभास मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था। उसने अपने तेज नुकीले नाखूनों वाले हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिए और ये देखकर मैं बिना सोचे समझे भागने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस दिशा में भाग रहा हूँ, लेकिन बस सिर्फ भागे जा रहा था और वो काली परछाई भी मेरे पीछे ही थी। अब मेरी टॉर्च की रोशनी भी कम होने लगी थी, फिर भी मैं भागा जा रहा था। कभी टकराता तो कहीं गिरता, पर भाग रहा था। भागते भागते मैं थक गया
और थककर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने कौवों की आवाज़ सुनी। अचानक मेरी नज़र मेरी कलाई पर बंधी घड़ी पर पड़ी, जिसमें 4:15 हो रहे थे, और वो काली परछाई बिल्कुल मेरे सामने 10 कदम की दूरी पर खड़ी थी। मैंने आत्मसमर्पण कर दिया था, क्योंकि और भागने की हिम्मत मुझ में नहीं बची थी। पर अचानक वो काली परछाई हवा में फैल गई, क्योंकि दिन निकलने लगा था। थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगी थी। कुछ ही देर में रात का सन्नाटा पक्षियों की चहचहाहट में बदल गया था। अब मेरे में थोड़ी हिम्मत आने लगी, क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर वो मशाल जलती हुई दिख रही थी, जिसको गांव वालों ने बीती रात जलाया था। अब मैं उस जंगल के रास्ते के बिल्कुल नज़दीक था। मैं रेंगता हुआ उस रास्ते के नज़दीक पहुंचा और वहीं जाकर बेहोश हो गया। मेरे शरीर पर घाव के निशान थे। जब मुझे होश आया तो मैं किसी गांव वाले के घर में था। उसने मुझे बताया कि 48 घंटों तक मुझे होश नहीं आया था। कुछ लोगों ने कहा कि अच्छी किस्मत है जो बचकर निकल आए। मैंने सोचा कि हाँ, शायद मेरी अच्छी किस्मत ही थी, जो इतने भयानक नज़ारों को देखने और उनको सहने के बाद भी मैं बचकर निकल आया। फिर कुछ दिनों में मेरा तबादला उस जगह से मेरे ही अपने गांव में हो गया। दोस्तों, आज भी जब मैं वो रात याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो रात आज भी मैं नहीं भूल पाया हूँ, क्योंकि आज भी मुझे अपने सपनों में वही जंगल दिखता है, और वो काली परछाई और सड़ा गला आदमी भी। तो दोस्तों, अजय दीक्षित जी द्वारा बताया गया ये अनुभव आपको कैसा लगा? आप भी ऐसी किसी जगह जाना चाहते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी में हमने जगहों के नाम बदल दिए थे, ताकि किसी की भी भावना को ठेस न पहुँचे। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो हमारे चैनल SR हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी नई कहानी का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक और रोंगटे खड़ी कर देने वाली और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। जय महाकाली दोस्तों।